हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप का स्वागत करता है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग साइंस टेस्ट में करेंगे, हम लोग टेस्ट नंबर 18 को, टेस्ट नंबर 18 को देखेंगे। तो जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं बच्चों आप लोगों को कि आपको इसका पीडीएफ का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ से ही आप बार बार इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया होगा, तो उससे आप लोग डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बाबू टेस्ट नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बाबू, इस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है हम लोग का कि मोह मापनी। मोह मापनी का मतलब हुआ बाबू मोह स्केल। बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन कि मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो मोह स्केल बाबू बनाने के लिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मोह। मोह स्केल बनाने वाले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मोह, और इन्होंने एक स्केल बनाया और इसके स्केल को हम लोग बोलते हैं बाबू हार्डनेस स्केल। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू हार्डनेस स्केल, जिसे हम लोग बोलते हैं कठोरता मापांक। क्या कहते हैं इसे? कठोरता मापांक कहते हैं। ये कठोरता को मेजर करता है, हार्डनेस को मेजर करता है। इस पे 0 से लेकर के 18 तक अंक दिए हुए रहते हैं। 18 नंबर जो ये 0 से लेकर के 10 तक अंक दिए हुए रहते हैं, और ये 10 नंबर बाबू मिलता है डायमंड को, हीरा को, और 0.7 नंबर मिलता है बाबू ग्रेफाइट को। तो इस तरह से पृथ्वी पे सबसे कठोर मटेरियल डायमंड है। इसको शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग जिस स्केल का यूज करते हैं बाबू, वो मोह स्केल होता है, जो वस्तुओं के कठोरता को शो करता है। और इस पे हीरा को मिलता है 10 नंबर। तो हीरा क्या है? सबसे कठोर मटेरियल है। और 0.7 नंबर मिलता है ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट एक मुलायम पदार्थ है, और इसीलिए हम लोग ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं बाबू स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में, और भारी मशीनों में, हैवी मशीनों में, जहां पे टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहां पे हम लोग ग्रेफाइट का यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है 3000 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल रहता है। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अम्ल और क्षार को मेजर करने के लिए बाबू सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में बनाया पीएच स्केल। पीएच स्केल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है बाबू कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। टंगस्टन, टंगस्टन से पहले तो याद रखेंगे कि इसका सिंबल W होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, टंगस्टन का संकेत क्या होता है। तो टंगस्टन का बाबू सिंबल होता है W। और टंगस्टन जो मटेरियल है बाबू, इसका हम लोग यूज करते हैं बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह होता है हम लोग का टंगस्टन का। और ये टंगस्टन जो है बाबू, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं कहां पर? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में, क्योंकि विद्युत बल्ब के अंदर का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस से बाबू 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना डिग्री सेल्सियस झेलने वाला कोई मटेरियल चाहिए, तो ये मटेरियल है बाबू हमारे पास टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है बाबू 3480 डिग्री सेल्सियस। 3480 डिग्री सेल्सियस, 3480 डिग्री सेल्सियस। तो दिए गए विकल्प में 1000 है, 3000 है, 2000 है, 500 है। क्या आंसर होगा? तो जो इसके आसपास हो 3480 के, तो 3480 के आसपास कौन सा है? बी नंबर ऑप्शन है। तो आंसर हम लोग का कौन सा हो जाएगा बाबू? बी नंबर होगा, यानी अप्रोक्स 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं तो एग्जैक्ट कितना बाबू? 3480 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बाबू हम लोगों को कि दिए गए नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और बोल रहा है कि इनको मिलान करना है। इनको मिलाना है केमिकल फार्मूला के साथ। दिए गए मटेरियल को मिलाना है केमिकल फार्मूला के साथ। तो बाबू ए नंबर ऑप्शन है जिसका नाम है नमक। तो नमक का केमिकल फार्मूला क्या होता है बाबू? NaCl, साधारण नमक NaCl। फिर हम लोगों का फिटकरी, बी नंबर ऑप्शन क्या है बाबू? फिटकरी। फिटकरी का फार्मूला बाबू K2SO4, K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। दिख रहा है? फिटकरी का फार्मूला क्या है बाबू? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थराइस इंटू 24H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू फिटकरी, इसी को बोलते हैं पोटास एलम। क्लियर? फिर है हम लोगों का बाबू सी नंबर ऑप्शन जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला होता है बाबू CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O किसका फार्मूला है बाबू? जिप्सम का। फिर हम लोग का कह रहा है क्वार्ट्ज। तो बाबू ये देखो कि जब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 3 के बारे में पता है, 3 के बारे में पता है, तो जो बच गया चौथा नंबर क्वार्ट्ज,
तो क्वार्ट्ज के लिए क्या बचा हुआ है बाबू, तो क्वार्ट्ज के लिए बचा हुआ है ये सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा हम लोगों का क्वार्ट्ज। आया समझ में बाबू। तो ये हो गया 4 नंबर जिप्सम, 3 नंबर हो गया क्या, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी, और 2 नंबर हो गया साधारण नमक, और 1 नंबर हो गया सिलिका। तो अब मिलान करें इसको, मिलान करें इसको, देखो मिलान कैसे होगा। देखो ए नंबर है नमक, तो नमक यानी 2 नंबर, तो ए का आंसर 2 से जाएगा। फिर हम लोग का बाबू बी नंबर फिटकरी, फिटकरी है 3 नंबर, तो 3 से जाएगा। फिर है सी नंबर बाबू जिप्सम, जिप्सम है 4 नंबर बाबू। फिर है हम लोगों का बाबू डी नंबर क्वार्ट्ज, तो क्वार्ट्ज के लिए कौन सा है बाबू 1 नंबर, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। क्लियर, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का पीएच मान होगा। अब देखिए पहले तो यह समझना होगा बाबू पीएच मान की बात कर रहा है, पीएच स्केल की बात कर रहा है। तो पीएच स्केल को 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इस पे 0 से लेकर के 14 तक अंक होते हैं। 7 से कम जिसका अंक होता है वह एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। 7 से अधिक जो होता है बाबू वह बेसिक होता है, उसे हम लोग कहते हैं क्षार कहते हैं। और जो 7 होता है इसे हम लोग उदासीन कहते हैं। पीएच स्केल पर जिसको 7 नंबर मिलता है बाबू वह उदासीन होता है। और 7 नंबर मिलता है किसको बाबू, प्योर वाटर को मिलता है, शुद्ध पानी को मिलता है। तो बोल रहा है कि पानी 25 डिग्री सेल्सियस पर या कोई भी जो सॉल्यूशन न्यूट्रल है 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो जब उस उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू 7 होता है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर भी 7 होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर भी 7 होगा। तो आंसर इज द सी, आंसर इज द सी। डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट बोल रहा है। डोलोमाइट जो होता है बाबू ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। डोलोमाइट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन में नहीं है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, तो आंसर हम लोगों का क्या होगा बाबू, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और डोलोमाइट जो होता है बाबू, डोलोमाइट जो होता है यह क्षारीय नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। मिट्टी में इसका छिड़काव करते हैं हम लोग मिट्टी के अम्लीयता को दूर करने के लिए। और डोलोमाइट जो है एक साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है। डोलोमाइट एक साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का अयस्क होता है, दोनों का अयस्क होता है। क्लियर बाबू, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस स्नेहक है। दुनिया में जितने स्नेहक है बाबू जिसको हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, स्नेहक कहते हैं, तो स्नेहक के रूप में क्या यूज होते हैं बाबू, ग्रीस यूज होते हैं, मोबिल यूज होता है, क्लियर, पाउडर यूज होता है, ये सब कहलाते हैं स्नेहक। ग्रीस हम लोग बैरिंग, बॉल बैरिंग में यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने वाला मटेरियल ही स्नेहक कहलाता है। मोबिल भी हम लोग यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। पाउडर का कैरम बोर्ड पे यूज करते हैं गोटियों के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए। लेकिन बोल रहा है कि सॉलिड कौन सा है, तो सॉलिड बाबू एक ही है, ग्रेफाइट है। सॉलिड कौन सा है बाबू, ग्रेफाइट है। तो ठोस स्नेहक ग्रेफाइट को कहते हैं, ठोस स्नेहक ग्रेफाइट को कहते हैं। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सोडियम और लिथियम पानी पर तैरती है, पानी पर तैरने वाली धातु, पानी पर तैरने वाली धातु सोडियम, लिथियम और पोटेशियम होता है। पानी पर तैरने वाली धातु सोडियम, लिथियम और पोटेशियम होता है। चलिए बाबू ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 फोकस करेंगे, क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल, एलुजेल गोली, एलुजेल गोली क्या होता है, एलुजेल गोली क्या होता है, ये आंसर देना है बाबू हम लोगों को। एलुजोल गोली क्या होता है, एलुजेल गोली क्या होता है, ये आंसर देना है हम लोगों को बाबू। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं बाबू एलुजेल, एलुजेल गोली, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बाबू Na2CO3 इंटू 10H2O, इसी को बोलते हैं बाबू वाशिंग सोडा, इसी को क्या बोलते हैं बाबू, वाशिंग सोडा, धोने वाला सोडा, धोबिया सोडा बोलते हैं किसको, Na2CO3 इंटू 10H2O को। अमोनिया का फॉर्मूला बाबू NH3 होता है। और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बाबू AlOH का होल थराइस,
AlOH का होल थ्राइस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बाबू हम लोग यूज करते हैं कहां पर? शीशा पर जब ग्रीस लग जाता है, कांच पर ग्रीस लग जाता है, तो कांच पर से ग्रीस को छुड़ाने के लिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बाबू। C2H5OH किसका सूत्र है? C2H5OH किसका सूत्र है ये पूछ रहा है। तो C2H5OH बाबू होता है, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल कहते हैं। इसी को साधारण भाषा में अल्कोहल कहते हैं, इसी को साधारण भाषा में हम लोग शराब कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह का है कोई ऑप्शन बाबू? ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ए नंबर। क्लोरोफिल का फार्मूला याद रखेंगे बाबू, C55H72O5N4Mg। C55H72O5N4Mg क्लोरोफिल का फार्मूला होता है। सिरका को बाबू हम लोग कहते हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक एसिड। शक्कर बाबू हम लोग बोलते हैं सुक्रोज को। शक्कर किसे कहते हैं बाबू? सुक्रोज को। C12H22O11। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चंस क्या है। फोकस करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे बाबू। 9 क्या कह रहा है? वह रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? जैसे देखो C+O2 बराबर CO2 प्लस हीट, ऊर्जा मिलता है, यहां पर ऊर्जा मिलता है। क्लियर? ऐसे देखो N2 प्लस O2, इसको हीट चाहिए तो ये बनेगा 2NO। तो एक होता है रिएक्शन जो हीट निकालता है, उष्मा निकालता है, एक होता है जो हीट लेता है। दो तरह के रिएक्शन यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं। एक होता है बाबू जो हीट देता है, या उसको बोल सकते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एक जो होता है जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। तो जो एनर्जी को ऑब्जर्व करे, अवशोषित करे, उष्माशोषी। जो उष्मा को अवशोषित करे, अवशोषी। जो उष्मा को बाहर निकाले, उष्माक्षेपी, एक्सोथर्मल। उष्माक्षेपी एक्सोथर्मल, उष्माशोषी इंडोथर्मल। इंडो का मतलब अंदर की ओर हीट लेगा बाबू, और एक्सो का मतलब बाहर की तरफ हीट निकालेगा। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में ताप प्राप्त होता है, ताप निकलता है, उस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं बाबू उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है बाबू कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व यानी घोड़ा, घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व में बताना है कि विश्राम की गति। तो बाबू घोड़ा पहले रुका हुआ था, हॉर्स पहले क्या था? रुका हुआ था। आदमी इस पे बैठा हुआ था, आदमी भी बैठा हुआ था। तो यहाँ पे विश्राम जड़त्व था कि गति जड़त्व था? विश्राम जड़त्व था कि गति जड़त्व था? तो आंसर देंगे क्या? विश्राम जड़त्व था। रुकी हुई वस्तु की ऐसे क्वेश्चंस आए कि चलती हुई बस को अचानक चल देने पर व्यक्ति पीछे की ओर, तो जब भी रुका हुआ का चर्चा होगा तो वहां पे आंसर हमारा विश्राम जड़त्व होगा, विराम जड़त्व होगा। तो यहां पे बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू? विश्राम जड़त्व होगा। क्या होगा हम लोगों का? विश्राम जड़त्व होगा। क्लियर? बोलिए। गति का तीसरा नियम, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, गति का तीसरा नियम। इसके एग्जाम्पल है बाबू, ढेर सारे एग्जाम्पल। जैसे हम लोग नदी में नाव को चलाते हैं, नदी में नाव को चलाते हैं, नाव हम लोग क्या करते हैं? पानी को पीछे हटाते हैं तो नाव आगे जाती है। नाव पर से जब जंप करते हैं तो हम लोग आगे की ओर, नाव पीछे की ओर। नाव को नदी में पानी में ले जाने के लिए पतवार जो होता है, जो उसको नाव को चलाने वाला होता है, वो पृथ्वी को ढकेलता है, तो फिर पृथ्वी उसको धकेलती है। हम लोग एक पैर से पृथ्वी को धक्का देते हैं, पृथ्वी फिर धक्का देती है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 29.4 न्यूटन है। भार कह रहा है बाबू 29.4 है न्यूटन में। तो बोल रहा है कि उसका द्रव्यमान कितना है बाबू? तो W बराबर हमने पढ़ा है बाबू mg। W का वैल्यू दिया है 29.4, m का वैल्यू निकालना है, g का वैल्यू 9.8 हम लोग जानते हैं। ये लगता है कि 3 बार में कट जाएगा। तो m का मान कितना आ गया बाबू? 3 kg। m का मान कितना आ गया बाबू? 3 kg। ऑप्शन में भी दिया हुआ है क्या? कहीं B नंबर पे है। ऑप्शन में कहां है बाबू? बी नंबर पे है। तो बी नंबर ऑप्शन को देखेंगे, क्लिक करेंगे, मिल जाएगा 1 नंबर परीक्षा में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है बाबू तो शेयर तो करना पड़ेगा, तुम लोगों को शेयर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, और लाइक भी करना पड़ेगा। लाइक तो एकदम कंपलसरी है बाबू। चलो
एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, देखो ये झूला है बाबू, इसमें लड़की झूल रही है और तो झूल रही है तो बैठी हुई है तो पैर नीचे लटका हुआ है। बोल रहा है कि अब लड़की अचानक खड़ी हो गई, चलो पैर भाई झूला पे आ गया, तो ये जो बाबू यहाँ से यहाँ तक लंबाई था और यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है, तो ये लंबाई कम है ना और ये अधिक है। तो पढ़े होंगे हम लोग आवर्तकाल के लिए t बराबर 2π√L/g, यानी g जो t होता है यह l के समानुपाती है, l के समानुपाती है, यानी l बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, l घटेगा तो t भी घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है बाबू, इस कंडीशन में क्या हो रहा है बाबू, लंबाई घट रहा है, इस कंडीशन में लंबाई घट रहा है, लंबाई घटेगा तो t भी घटेगा, लंबाई घटेगा तो t भी घटेगा, तो इसका दोलन काल क्या होगा बाबू, कम हो जाएगा। दोलन काल क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा। और दोलन काल जब इसका कम हो जाएगा बाबू तो झूला तेजी से झूलने लगेगा, यह भी ध्यान रखना है। दोलन काल कम हो जाएगा तो झूला तेजी से झूलने लगेगा। क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बाबू, क्या है क्वेश्चन, इस पे फोकस करते हैं। एक एलिवेटर जिसका वजन 600 किग्रा है, एक एलिवेटर है जिसका वजन कितना है बाबू, 600 किग्रा है, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर खींचा जाता है, तो केबल का तनाव कितना होगा। इसके लिए फॉर्मूला देखो बाबू, W = mg+a। ऊपर की ओर जाने के लिए ये फॉर्मूला, नीचे की ओर आने के लिए माइनस वाला फॉर्मूला। तो यहां पे बाबू हम लोगों को पूछ रहा है तनाव यानी भार, भार भी क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है, अब फोर्स एक प्रकार का टेंशन होता है, तनाव होता है। तो अब बोल रहा है बाबू कि कितना भार है, 600 किग्रा। क्लियर? जी का मान कितना है बाबू, 9.8, ए का मान कितना है बाबू, 4.9। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो अप्रोक्स हम लोगों का आंसर जो है बाबू ये 9000 न्यूटन के आसपास आएगा, 9000 न्यूटन के आसपास आएगा। 600 इंटू कितना हो जाएगा बाबू, 9 8 17 और 9 4 13 1 14। क्लियर? तो ये हो जाएगा हम लोग का, तो 14 6 14 से कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखेंगे 9000 के आसपास आना चाहिए हम लोगों का। क्लियर? देख रहे होंगे ना, 14.7 को कुछ देर के लिए मान ले कि ये कितना है, 15 है, तो 15 छक्का 90, अप्रोक्स 9000। हालांकि इसको अगर 10 ले लेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, 10 ले लेंगे तो नजदीक रहेंगे। ठीक है, 10 ले लेंगे हम लोग तो नजदीक रहेंगे क्योंकि 14.9 हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 88 20 के समथिंग आएगा, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए हम लोग को 9000 देना पड़ेगा। और जी का वैल्यू अगर 10 ले लेंगे तो 10 4 14.9, तो 14.9 का मतलब क्या है, अप्रोक्स 15, तो 15 छक्का 90, 9000 आ जाएगा। क्लियर? चलो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, गतिज ऊर्जा नहीं है बाबू। गतिज ऊर्जा जब गति नहीं होगा तो नहीं होगा। बहता हुआ पानी, तो पानी बह रहा है तो गति है, तो गतिज ऊर्जा है। चलता हुआ हथौड़ा, हथौड़ा चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है। चलती हुई गोली, तो गोली में भी गतिज ऊर्जा है। खींचा हुआ धनुष, अब धनुष खींच के इसे छोड़ ले है, तो धनुष खींचा है, छोड़ा नहीं है, तो जब तक खींचा है इसमें क्या है, जब तक खींचा है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा है, और जो है इसे तीर निकल गया तो फिर गतिज ऊर्जा। क्लियर? आया समझ में बात? जब रुकी हुई वस्तु रहे बाबू, रुकी हुई वस्तु रहे तो स्थितिज, और जब चलती हुई वस्तु रहे बाबू तो क्या, गतिज ऊर्जा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, उड़ती हुई चिड़िया में गतिज और स्थितिज दोनों होता है, यह पॉइंट याद रखना। चलिए, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है, पत्थर गिराता है तो यू का मान 0, जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, जी बराबर 8 सेकंड। क्लियर? तो उस पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ऊपर से गिर रहा है बाबू, ऊंचाई पूछ रहा है यानी h, तो h बराबर यानी s बराबर ut प्लस हाफ GT²। क्लियर? g का मान तो लेना पड़ेगा बाबू, ले लो 10 लो या 9.8 लो, जो तुम्हारा मन है वो ले सकते हो। हाफ g का वैल्यू 9.8 या 10 जो लेना है, अगर हम लोग 10 ले लिए, सपोज किए 10, और s का वैल्यू बाबू 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 8 64, 2 5 10, तो कितना हो जाएगा बाबू, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 2 32। क्लियर? 5 छक्का 30, 2 32। तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है बाबू मेरे किताब में, ऑप्शन में नहीं है, तो यानी 10 नहीं लेना होगा। ठीक है, यही हमने बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ऑप्शन देखने से पता चल जाता है कि 10 लेना है कि 9.8 लेना है। 10 अगर लेते हैं हम लोग तो ऐसा डाटा आता, और 9.8 लेते तो पॉइंट में आता,
तो इसलिए ये क्लियर हो रहा है कि हम लोगों को कितना लेना पड़ेगा बाबू, 9.8। 9.8 लेना पड़ेगा, तो हाफ 9.8 इंटू 64। अब देखो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 नवा 18, ये हो गया लगभग कितना 4.9। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 313.6 आएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो ऑप्शन को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, तो जी का मान 10 लेना है कि जी का मान 9.8 लेना है। क्लियर बाबू? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू आगे देखते हैं। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है, तो बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और यह होता है बाबू एक बार बराबर 10 का पावर 5 पास्कल। तो बार क्या है बाबू, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और 1 बार इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। बार क्या है बाबू, दाब का मात्रक हो गया। स्पेशली इसको वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर, किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाई जाने पर, क्लियर, क्या होगा, तो बाबू लंबाई बढ़ा रहा है, तो लंबाई के साथ तो इसका क्या है, समानुपाती रिलेशन है ना। तो लंबाई बढ़ाएंगे तो टी भी क्या होगा बाबू, बढ़ेगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब कि घड़ी स्लो होगी। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब घड़ी स्लो होगी। कैसे बाबू, यहां से यहां आने में पहले 2 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लगेगा, तो स्लो ना हो गया बाबू। टी बढ़ने का मतलब क्या कि पहले 2 अब 5, तो 5 का मतलब क्या, स्लो। अब देखेंगे अवधि बढ़ती है, मतलब टाइम पीरियड बढ़ता है तथा घड़ी पीछे हो जाती है, तो ये तो आगे ही मिल गया बाबू, पहले ऑप्शन में मिल गया। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अवधि बढ़ती है और घड़ी आगे हो जाती है, कैसे संभव है। अवधि घटती है और घड़ी पीछे हो जाती है, नहीं घटेगा तो घड़ी आगे ना होगी। तो इसलिए आंसर हम लोग का कौन सा होगा बाबू, ए फॉर एप्पल, नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा है। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी, प्लांक नियतांक की बीमा क्या होगी या किसके बराबर होगी। तो प्लांक नियतांक के लिए बाबू हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ऊर्जा बटे में आवृत्ति, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के लिए है बाबू ml2 T इनवर्स 2, आवृत्ति के लिए T इनवर्स, तो ml2, आइए देखो -1 ऊपर जाएगा तो +1, तो -1। ये हो गया किसका बाबू, प्लांक नियतांक का। अब बोल रहा है कि इसके बराबर है क्या, कोणीय संवेग के लिए होता है फॉर्मूला बाबू mvr, मास के लिए मास, v के लिए LT-1 और r के लिए l। तो देख रहे हैं बाबू ml2 T इनवर्स आ गया बाबू, ए नंबर में ही आ गया, चेक भी नहीं करना पड़ा। तो ए नंबर आंसर हो गया बेस्ट आंसर। ए नंबर आंसर क्या हो गया बाबू, बेस्ट आंसर हो गया हम लोगों का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सुक्रोज क्या है बाबू, सुक्रोज क्या है। तो सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं, सुक्रोज का जब जल अपघटन करते हैं तो यह ग्लूकोज देता है बाबू, अब प्लस फ्रक्टोज देता है। यानी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के मिलने पर एक सुक्रोज बनता है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बराबर सुक्रोज। ध्यान रखना है कि अगर 1 मोल सुक्रोज रहेगा तो दोनों 1-1 मोल देगा, अगर 2 मोल सुक्रोज रहेगा तो दोनों 2-2 मोल होगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना, कि 1 मोल सुक्रोज या कोई भी अगर n मोल सुक्रोज है तो n मोल ग्लूकोज देगा, n मोल फ्रक्टोज देगा। अब देखो ये है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो ये कहलाता है बाबू लैक्टोज, इसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। अब फिर दिया है बाबू ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर होता है बाबू माल्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बराबर होता है माल्टोज। 20 नंबर क्वेश्चन बाबू, जब आप शरीर में उरो अस्थि, आप मानव शरीर में उरो अस्थि कहां पाएंगे। उरो अस्थि देखो, ये स्ट्रक्चर ध्यान में आ रहा होगा बाबू, ये स्ट्रक्चर हम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर ध्यान आ रहा है बाबू। ये दोनों साइड 12-12 गो हड्डी रहता है, तो इसको बोलते हैं रिप्स, इसको कहते हैं पसली, और ये जो बीच में रहता है ना टाई के आकार की हड्डी, इसको बोलते हैं अस्टर्नम। क्या कहते हैं बाबू, अस्टर्नम। अस्टर्नम को ही कहते हैं हिंदी में उरो अस्थि। तो उरो अस्थि कहाँ मिलेगा बाबू, तो पसली के बीच में। कहाँ मिलेगा, पसली के बीच में। तो पसली कहाँ रहता है बाबू, छाती में। पसली कहाँ रहता है बाबू, छाती में। कपाल में जो हड्डी रहता है वो 8 गो रहता है बाबू। जांघ में 1 + 1 2 गो जांघ है तो 2 गो हड्डी रहेगा।
जांघ की हड्डी को फीमर कहते हैं, सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, कपाल में 8 हड्डियां होती है। क्लियर? चलिए 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को भोजन में क्या देना चाहिए ताकि उनका वृद्धि सर्वाधिक हो? तो बाबू शरीर को बनाने के लिए 13 से 15% प्रोटीन की जरूरत होती है। क्लियर? वसा की जरूरत 3 से 4% है हमारे शरीर में बनाने में। आज दूध और विटामिन बहुत कम होते हैं, तो इसलिए 6 से 14 साल के बच्चों को भोजन में क्या देना चाहिए बाबू? प्रोटीन। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं, शरीर निर्माता के नाम से जानते हैं। प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डर कहते हैं, शरीर निर्माता कहते हैं। और ये जो शरीर निर्माता है तो 14 साल तक शरीर में क्या देंगे? प्रोटीन देंगे, तभी तो उसका बॉडी एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 14 साल के बच्चों के भोजन में प्रोटीन देना चाहिए। अब सोच रहा होगा बहुत सारा बच्चा कि प्रोटीन में क्या खाएंगे सर जी? तो प्रोटीन में क्या खाना है बाबू? तो दाल खाना है, पनीर खाना है, नहीं मशरूम खाना है, सोयाबीन खाना है, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। मांस खाना है, मछली खाना है। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? तो मानव रक्त में प्लाज्मा बाबू 55 से 60% पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिला के 40 से 45% पाए जाते हैं। 40 से 45%। डीएनए तो ये भाई कोशिका के अंदर केंद्रक में रहता है, ब्लड में तो नहीं रहता, तो इसलिए डीएनए इसका पार्ट नहीं है। डीएनए इसका पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा स्तनधारी है, क्वेश्चन नंबर 23, जो अंडा देता है? फोकस करेंगे, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। स्तनधारी का मतलब हम लोग समझते हैं बाबू कि स्तनधारी जो बच्चे को जन्म देते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। लेकिन स्तनधारी 3 प्रकार के होते हैं बाबू। एक का नाम है प्रोटोथीरिया, एक का नाम है प्रोटोथीरिया, एक का नाम है जिसका नाम है मेटाथीरिया। एक का नाम क्या है बाबू? मेटाथीरिया। एक का नाम है बाबू जिसे हम लोग कहते हैं यूथीरिया। प्रोटोथीरिया वैसे स्तनधारी होते हैं जो अंडा देते हैं। मेटाथीरिया वैसे स्तनधारी होते हैं जो अल्प विकसित बच्चे को जन्म देते हैं, और ये विकसित बच्चे को जन्म देते हैं। जैसे अब देखो, इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बाबू, जिसका नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस। इंडिया ऐसा है कि कौनो अंग्रेजी को हिंदी बना देता है। डक बिल्ड प्लेटिपस का जो चोंच होता है वो बतख की तरह होता है। अब देखो इंडिया वाले ने क्या कर दिया? बतख चोंच नाम रख दिया, हिंदी में बतख चोंच। ठीक है, तो प्लेटिपस जो होता है बाबू, और इसी के साथ एक जानवर है जिसका नाम है एकीडना। तो एकीडना और प्लेटिपस अंडा देने वाले स्तनधारी होते हैं जिन्हें प्रोटोथीरिया कहते हैं। कंगारू, कंगारू जिसका नाम सुन रहे हैं बाबू, कंगारू अविकसित बच्चे को जन्म देता है। इसके पेट के बाहर बनी हुई थैली में बच्चा रहता है जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता है। क्लियर? बच्चा जब तक पूरी तरह से कंफर्ट नहीं हो जाएगा तब तक वो माँ के थैली में रहता है। तो ये कंगारू जो कहलाते हैं बाबू, ये कहलाते हैं मेटाथीरिया। ये कौन कहलाते हैं बाबू? मेटाथीरिया। ये ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में मिलते हैं। अब है बाबू यहाँ पे ऑटर। ऑटर जिसे हम लोग ऊद बिलाव कहते हैं, ऊद बिलाव कहते हैं। बिल्ली की तरह यह एक जानवर है, पानी में रहता है। इसको स्तनधारियों का इंजीनियर कहते हैं, ध्यान रखेंगे। स्तनधारियों का इंजीनियर, मैमल्स का इंजीनियर किसे कहते हैं बाबू? ऊद बिलाव को कहते हैं, ऑटर को कहते हैं। ओपोसम चूहे की तरह दिखने वाला एक जानवर है और यह 12 दिन में बच्चा देता है। सबसे कम गर्भकाल स्तनधारी में इसी का है, ओपोसम का 12 दिन होता है इसका, ओपोसम का। ओपोसम में नेचर ने एक अलग तरह का गुण दिया है कि जब ओपोसम को लगता है कि कोई जानवर आ रहा है मुझे मारने के लिए, मुझे खाने के लिए, तो यह ओपोसम मरने का नाटक कर लेता है और यह बिल्कुल मरा हुआ ही हो जाता है। मतलब उस टाइम में यह मर ही जाता है, लेकिन फिर यह थोड़ी देर बाद जिंदा भी हो जाता है। तो नेचर ने इसमें एक कैरेक्टर दिया है ओपोसम में। उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला यह एक स्तनधारी है, छोटा स्तनधारी है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस, लैमार्क और ट्रेविरेनस वैज्ञानिक ने किया। तो लैमार्क इसमें है तो आंसर होगा लैमार्क। डार्विन की पुस्तक याद रखेंगे बाबू, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक है। अरस्तु की पुस्तक है बाबू हिस्टोरिया एनिमेलम। अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलम। और अरस्तु को हम लोग कहते हैं बाबू फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, दोनों कहते हैं हम लोग अरस्तु को। मेंडल को बाबू हम लोग कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पिता हम लोग कहते हैं मेंडल को। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सॉलिड CO2 को किस नाम से जानते हैं? सॉलिड CO2 को बाबू हम लोग कहते हैं, सॉलिड CO2 को कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं बाबू? ड्राई आइस, सूखा बर्फ या सूखी बर्फ।
सूखा बर्फ या सूखी बर्फ कहते हैं ड्राई आइस को, किसको? सॉलिड CO2 को। और इसका प्रयोग कहां होता है बाबू? तो शीतलक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और सबसे खतरनाक प्रयोग जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कृत्रिम वर्षा कराने में। कृत्रिम वर्षा कराने में सॉलिड CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड, सॉलिड CO2, NaCl इत्यादि पदार्थों का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। मधुमक्खी और टीडा किस वर्ग में आते हैं? मधुमक्खी और टीडा के पास पैर की संख्या 6 होती है, और जिनके पास पैर की संख्या 6 हो गई उनको होना पड़ेगा कीट, उनको होना पड़ेगा अर्थोपोडा। अर्थोपोडा में आते हैं बाबू, ये कीट होते हैं जितने। तो आंसर क्या होगा बाबू? ए नंबर होगा, कीट होगा, इंसेक्ट होगा। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को बाबू पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। और हॉर्टिकल्चर में हम लोग बागवानी सजावटी पौधों का खेती करते हैं, बागवानी या सजावटी पौधों का खेती करते हैं। और पोमोलॉजी में फ्रूट्स का स्टडी करते हैं, फ्रूट्स का स्टडी करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर चिकित्सीय उपकरण है। इसका उपयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं बाबू ब्लड प्रेशर को। और स्टेथोस्कोप से बाबू हम लोग हार्टबीट सुनते हैं। हार्टबीट को, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? 29 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करेंगे बाबू। सजीवों में क्या पहचान है? सजीव के क्या गुण है? तो मास्टर जी बचपन में सिखाए होंगे कि जो सांस लेते हैं, जो पाचन करते हैं, जो उत्सर्जन करते हैं, जो प्रजनन करते हैं, जो गति करते हैं, सजीव कहलाते हैं। तो जो श्वसन करते हैं, जिसमें रक्त घूमता है, जिसमें प्रजनन होता है, तो ये सभी कैरेक्टर है ना बाबू, ये सभी कैरेक्टर सजीवों का हो गया। चलिए, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट होता है? सबसे ज्यादा नष्ट होता है। तो बाबू जो वाटर सोलुबल विटामिन होते हैं, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन खाना बनाने के समय में ज्यादा लॉस होगा। लेकिन जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है, तो दोनों में सबसे ज्यादा कौन लॉस होगा? तो सबसे ज्यादा लॉस होता है बाबू विटामिन सी का। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि विटामिन बी जो है 120 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टेबल रहता है। 120 डिग्री सेल्सियस पर भी विटामिन सी स्टेबल, ये विटामिन बी स्टेबल है, अस्थाई है। तो विटामिन बी 120 डिग्री सेल्सियस को झेल सकता है, बट विटामिन सी 87 डिग्री फ़ारेनहाइट पे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। तो खाना बनाने में तो 87 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए विटामिन सी सबसे ज्यादा लॉस होता है खाना बनाने के टाइम में। और विटामिन सी का स्रोत क्या है बाबू? आंवला। विटामिन सी का स्रोत क्या है बाबू? आंवला या हरा मिर्च या हरी सब्जियां विटामिन सी देते हैं। और विटामिन ए गाजर हो गया, हरा सब्जी हो गया, हरा मिर्च हो गया। विटामिन डी के लिए कुछ नहीं करना है, सूर्य के प्रकाश में बैठे रहना है। और विटामिन बी के लिए चावल का छिलका खाना है। तो इस तरह से हम लोगों का शेष नंबर साइड का जो था 18 नंबर सेट हम लोगों ने खत्म कर लिया। और हम लोग अगले टेस्ट में मिलेंगे बाबू 19 नंबर सेट के साथ। और ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको टेस्ट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चंस काफी लेवल के हैं, आप लोगों ने अच्छा स्कोर भी किया होगा अगर बनाया होगा तो। और टेलीग्राम के लिए बाबू जैसा कि पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और इसको लेकर के पीडीएफ निकाल करके आपको जितना प्रैक्टिस करना है करते रहिए, ताकि एग्जाम में कम से कम साइंस तो छोड़ के नहीं आना है। ये कसम खा लेना है कि साइंस छोड़ के नहीं आना है, और उसके लिए ये काफी है। जितना हम लोग कर रहे हैं उतना काफी है। तो हम लोग मिलते हैं बाबू अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।